अगर मुझे एक ऐसा बोर्ड बनाना हो जिस पर मुझे एकदम सीधी लाइन खींचने की जरूरत हो, तो मैं तो शायद सोचूंगा कि इसको स्टील, एल्यूमिनियम या फिर किसी बहुत मोटे ग्लास से बना लूं। हम्म। मतलब वो एकदम स्मूथ और फ्लैट होगा ना। लकड़ी ही क्यों चुनी है? और यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल गलती हो जाएगी। देखिए, एक ड्राफ्ट्समैन या इंजीनियर को बोर्ड पर अपनी ड्राइंग शीट सेट करनी होती है। और उस शीट को फिक्स करने के लिए ड्राइंग पिन्स, क्लिप्स या टेप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। अब आप ही सोचिए, अगर आप ग्लास या स्टील का बोर्ड ले आएंगे तो उसमें पिन कैसे चुभोएंगे? हो हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पिन लगाना तो जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए नोट्स में क्लियरली बताया गया है कि इसका पर्पस सिर्फ फ्लैट होना नहीं है, इसकी सतह परफेक्टली फ्लैट और स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इसमें पिन्स को आसानी से होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। राइट। और दुनिया भर में तो हजारों तरह की लकड़ियां होती हैं, जैसे पाइन है, सागवान है, आम की लकड़ी है, लेकिन ड्राइंग बोर्ड के लिए जो चुनाव होता है वो मोस्टली दो ही लकड़ियों तक सीमित होता है, या तो जैतून यानी ऑलिव या फिर ओक की लकड़ी। वेट, सच में? ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। मतलब बाकी सारी लकड़ियां छोड़कर सिर्फ ओक या ऑलिव ही क्यों? क्या इनमें कोई अलग ही जादू होता है? जादू नहीं, ये पूरे फिजिक्स और वुड डेंसिटी का खेल है। ओक या ऑलिव की लकड़ी का जो घनत्व यानी डेंसिटी होती है और जो उसकी बनावट होती है, जिसे हम ग्रेन कहते हैं, वो बहुत ही खास होती है। कैसे? देखिए, जब कोई इंजीनियर बोर्ड पर रखी शीट पर पेंसिल चलाता है तो पेंसिल की नोक का एक प्रेशर पड़ता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। अगर हम एक हाई क्वालिटी शेफ के कटिंग बोर्ड के बारे में सोचें, जो प्रोफेशनल शेफ्स यूज करते हैं, उनको कैसा बोर्ड चाहिए होता है? एक ऐसा बोर्ड जो मजबूत हो, जो सालों साल चल सके और तेज चाकू का प्रेशर सह सके। बिल्कुल वही स्ट्रेंथ चाहिए। अब लेकिन साथ ही वो इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि वो चाकू की धार को ही खराब कर दे। या फिर अगर आप शीशे के बोर्ड पर सब्जी काटेंगे तो चाकू फिसल जाएगा। एग्जैक्ट यही बैलेंस ड्राइंग बोर्ड में चाहिए। एकदम सही कंपैरिजन किया आपने। अगर लकड़ी बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो पिन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ड्राफ्ट्समैन के अंगूठे दुख जाएंगे पिन दबाते दबाते। आउच, हाँ। और दूसरी तरफ अगर लकड़ी बहुत सॉफ्ट हुई, जैसे कि देवदार की लकड़ी, तो पता है क्या होगा? पेंसिल का थोड़ा सा भी प्रेशर लकड़ी में एक छोटा सा डेंट यानी गड्ढा बना देगा। अरे हाँ। और अगली बार जब आप वहां लाइन खींचेंगे तो पेंसिल उस गड्ढे में फिसल जाएगी, तो जो लाइन सीधी होनी चाहिए थी वो टेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए ओक और जैतून की लकड़ी का यूज होता है। ये एक परफेक्ट बैलेंस देती है, फ्लैट और स्मूथ भी, और पिन लगाने के लिए थोड़ी कुशनिंग भी। वाह, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ एक लकड़ी के चुनाव में ही कितनी डीप इंजीनियरिंग छुपी है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। लकड़ी चाहे ओक हो या ऑलिव, है तो नेचुरल चीज ही ना। और हम सबको पता है कि नेचुरल मटेरियल्स मौसम के हिसाब से कैसे रिएक्ट करते हैं। आप लकड़ी के फैलने और सिकुड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे बारिश के मौसम में हमारे घरों के लकड़ी के दरवाजे अक्सर जाम हो जाते हैं, क्योंकि नमी या मॉइस्चर सोखकर लकड़ी फूल जाती है और सर्दियों में वो फिर से सिकुड़ जाती है। सही कहा। तो अगर लकड़ी मौसम के साथ अपना आकार बदलती है, तो इंजीनियर्स इस बोर्ड को मुड़ने या टेढ़ा होने से कैसे रोकते हैं? क्योंकि अगर मेरा ड्राइंग बोर्ड ही धनुष की तरह टेढ़ा हो गया, तो उस पर बनी लाइन भी कर्व हो जाएगी। और यहीं पर आती है बोर्ड की असली इंजीनियरिंग। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के ड्राइंग बोर्ड का कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत चौंकाने वाली चीज पता चलेगी। एक ड्राइंग बोर्ड कभी भी, और मैं कहूंगी कभी भी, लकड़ी के एक सिंगल ठोस ब्लॉक से नहीं बनता। क्या? अरे, ऊपर से देखने पर तो वो एकदम सिंगल कंटिन्यूअस लकड़ी का टुकड़ा ही लगता है। ऊपर से लगता जरूर है, लेकिन असल में इसे लकड़ी की कई लंबी पट्टियों यानी स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। ओह अच्छा। और इन पट्टियों को ऐसे ही ग्लू लगाकर नहीं छोड़ दिया जाता। इन्हें नीचे से एक मजबूत बेस देने के लिए इनके क्रॉस सेक्शन में दो लकड़ी के पीसेस लगाए जाते हैं। एनबी ग्लोबल ज्ञान के नोट्स में इन्हें एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है। इन्हें बैटन यानी बैटन्स कहा जाता है। ओके, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मतलब ऊपर की तरफ लकड़ी की 5-6 लंबी स्ट्रिप्स हैं जो एक साथ सटी हुई हैं, और उनके ठीक नीचे क्रॉस में उन्हें सपोर्ट देने के लिए दो लकड़ी के बटन्स लगाए गए हैं, और इन बटन्स को पट्टियों से कसने के लिए स्क्रूज का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन इसका फायदा क्या है?
मतलब एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा तो ज्यादा मजबूत होना चाहिए ना? देखिए, लकड़ी के केस में ठोस होने का मतलब हमेशा मजबूत होना नहीं होता। लकड़ी के अंदर नेचुरल फाइबर्स होते हैं। जब हवा में नमी आती है तो वो फाइबर्स पानी सोकर फूलते हैं। अगर बोर्ड एक सिंगल पीस होता तो नमी की वजह से वो एक तरफ से फूलकर पूरा का पूरा मुड़ जाता। इस मुड़ने को टेक्निकल भाषा में वॉर्पिंग कहते हैं। लेकिन जब आप इसे कई छोटी पट्टियों में बांट देते हैं तो आप लकड़ी के अंदर पैदा होने वाले उस स्ट्रेस को तोड़ देते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि उन स्ट्रिप्स को फैलने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है। हाँ, और इसमें एक और बहुत क्लेवर डिजाइन है। जो स्क्रूज इन बैटन्स को पट्टियों से जोड़ते हैं ना, वो एकदम टाइट गोल छेदों में नहीं कसे जाते। तो फिर कैसे कसे जाते हैं? उन्हें अक्सर स्लॉटेड होल्स में लगाया जाता है, यानी थोड़े अंडाकार या ओवल शेप के छेद होते हैं। वाह! इसका मतलब है कि जब मौसम बदलता है और लकड़ी फैलती या सिकुड़ती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये लकड़ी को थोड़ा मूव करने की आज़ादी देता है। स्क्रू उस स्लॉट के अंदर थोड़ा-सा खिसक सकता है। एग्जैक्टली ये डिजाइन लकड़ी को एक दूसरे से लड़ने नहीं देता और बोर्ड को क्रैक होने या टेढ़ा होने से बचाता है। इन बैटन्स का प्राइमरी पर्पस ही यही है कि वो पट्टियों को सपोर्ट दें और वॉर्पिंग से बचाएं। ये कमाल का डिज़ाइन है। मतलब सिर्फ एक फ्लैट सतह बनाए रखने के लिए हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस का कितना डीप यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, ताकि चाहे जून की भयंकर गर्मी हो या मॉनसून की ह्यूमिडिटी, बोर्ड हमेशा फ्लैट रहे। राइट। अब चलिए मान लेते हैं कि बोर्ड एकदम फ्लैट है, उस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक ड्राफ्ट्समैन इस सतह पर सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचेगा? हवा में तो स्केल रखकर नहीं खींच सकते, किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। और यहीं पर बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की एंट्री होती है। ये हिस्सा पूरे डिजाइन की एक्यूरेसी तय करता है और इसे हम कहते हैं वर्किंग एज, यानी कार्यकारी किनारा। ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। अगर आप बोर्ड के लेफ्ट साइड यानी बाएं सिरे पर देखें, तो वहां एक एकदम अलग रंग की पतली सी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, मोस्टली काले रंग की, और नोट्स के हिसाब से ये सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर मोटी होती है। इसे एबोनी कहते हैं ना? जी हाँ, एबनी। और ये एबनी कोई आम लकड़ी नहीं है। ये दुनिया की सबसे हार्ड, सबसे डेंस और बहुत महंगी लकड़ियों में से एक है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ थोड़ी अजीब लग रही है। क्या हुआ? देखिए, आपने पूरा बोर्ड ओक या ऑलिव से बनाया, नीचे इतने अच्छे बैटन्स लगाए, स्लॉटेड स्क्रूज का यूज किया, लेकिन सिर्फ एक उस लेफ्ट एज के लिए, सिर्फ उन 4-5 मिलीमीटर की मोटाई के लिए आप अचानक से एक अलग ही महंगी और हार्ड लकड़ी यूज कर रहे हैं। क्या ओक का किनारा काम नहीं आता? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसको समझने के लिए हमें इस किनारे का काम देखना होगा। इस एबनी एज का मेन फंक्शन होता है एक टूल को गाइड करना। उस टूल को टी स्क्वेयर कहते हैं। ओ, टी स्क्वेयर। हाँ, डिजाइनर इस टी स्क्वेयर को दिन भर में हजारों बार उस लेफ्ट एज पर ऊपर नीचे स्लाइड करता है, ताकि वो हॉरिजॉन्टल और पैरेलल यानी समानांतर लाइन खींच सके। अब आप सोचिए, इतनी बार स्लाइड करने पर फ्रिक्शन यानी घर्षण का क्या होगा? अरे हाँ, मैं इसको रेलवे ट्रैक की तरह देख पा रहा हूँ। रेलवे ट्रैक कैसे? जैसे एक ट्रेन को अच्छे से चलने के लिए उसकी पटरियां एकदम सीधी, मजबूत और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। अगर उस ट्रैक में जरा सा भी गड्ढा हो गया या वो घिस गया, तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है ना? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो टी स्क्वायर के लिए ये एबोनी का किनारा बिल्कुल एक रेलवे ट्रैक की तरह काम करता है। एग्जैक्टली अगर वो वर्किंग एज सिर्फ ओक का होता तो हजारों बार उस पर टी स्क्वायर रगड़ने से वो किनारा घिस जाता, उसमें खरोचे आ जाती। और अगर किनारा 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी घिस गया ना, तो टी स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और अगर टी स्क्वायर टेढ़ा हुआ, तो उससे खींची गई हर एक लाइन गलत हो जाएगी। सही पकड़ा आपने। और एक बार लाइन गलत हो गई तो पूरा ब्लूप्रिंट खराब। वो एक कार के इंजन से लेकर पुल तक किसी भी चीज के फेल होने का रीजन बन सकता है। इसीलिए एबनी लकड़ी वहां लगाई जाती है। ये इतनी हार्ड और डेंस होती है कि सालों तक फ्रिक्शन सहने के बाद भी घिसती नहीं है। ये अपनी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मेंटेन रखती है। तो वो 4-5 मिलीमीटर की पट्टी इस पूरे बोर्ड की जान है। सच में यार, एक छोटी सी पट्टी पूरे डिजाइन की एक्यूरेसी की गारंटी ले रही है। कमाल है। अब बोर्ड का सरफेस फ्लैट हो गया, बैटन से वॉर्पिंग रुक गई और एबनी ने परफेक्ट एज दे दिया। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल एर्गोनॉमिक्स और स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर है। पूछिए।
क्या दुनिया में कोई भी इंजीनियर या कॉलेज अपने मनमाने साइज का बोर्ड बना सकता है? और इसको यूज कैसे करते हैं? क्या मैं इसे जमीन पर रखकर ड्राइंग कर सकता हूँ? जमीन पर रखकर आप कर तो सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में आपकी कमर और गर्दन दोनों जवाब दे जाएंगी। हाँ, वो तो है। इसीलिए यहाँ अर्गोनॉमिक्स और स्टैंडर्डाइजेशन का रोल आता है। एक ड्राफ्ट्समैन दिन के 8-8, 10-10 घंटे उस बोर्ड पर झुककर काम करता है। इसीलिए इन बोर्ड्स का जो स्टैंड होता है वो एडजस्टेबल बनाया जाता है। हाँ, मैंने नोटिस किया है, ज्यादातर ड्राफ्टिंग टेबल्स एकदम फ्लैट नहीं होते, वो थोड़े टेढ़े या स्लैंटेड होते हैं। शायद 20 डिग्री का एंगल सबसे कॉमन होता है। जी, 20 डिग्री। और ये 20 डिग्री का जो स्टैंडर्ड एंगल है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये ह्यूमन एनाटॉमी और अर्गोनॉमिक्स का बहुत ही कैलकुलेटेड रिजल्ट है। अच्छा, इस एंगल का स्पेसिफिक फायदा क्या है? जब आप 20 डिग्री के झुकाव पर काम करते हैं तो आपकी नेक, आपके शोल्डर्स और आंखों पर सबसे कम स्ट्रेन पड़ता है। ये बोर्ड के टॉप से बॉटम तक पहुंचने के लिए एक आइडियल एंगल है, जिसमें आपको अपनी स्पाइन को बहुत बुरी तरह से बेंड नहीं करना पड़ता। ये तो बात हो गई आराम की, लेकिन इनके साइज का क्या चक्कर है? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड होता है, जैसे हमारे प्रिंटर पेपर्स के साइज होते हैं ना, A0, A1? बिल्कुल, इंजीनियरिंग में मनमानी नहीं चलती। इंडिया में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसके स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। IAS 1444 1989 स्टैंडर्ड के अंडर इन बोर्ड्स के साइज मिलीमीटर्स में तय किए गए हैं, ताकि चाहे आप दिल्ली के कॉलेज में हो या चेन्नई में, सभी के टूल्स एक जैसे हों। ओके, और नोट्स में इनके 4 मेन डेजिग्नेशंस दिए गए हैं, D0, D1, D2 और D3। हाँ, और इनके साइज भी उन्हीं पेपर साइजेस के हिसाब से होते हैं। तो जैसे अगर मैं सबसे बड़े साइज यानी D0 की बात करूं, तो वो होता है 1500 बाय 1000 मिलीमीटर का, यानी लगभग 1.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। और उसकी मोटाई होती है 25 मिलीमीटर। उसके बाद D1 आता है, जो 1000 बाय 700 mm का होता है, और वो भी 25 mm मोटा होता है। सही। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है। जब हम छोटे बोर्ड्स पर आते हैं ना, जैसे D2 जो 700 बाय 500 का है, और D3 जो सबसे छोटा है 500 बाय 350 mm, इन दोनों की मोटाई अचानक से कम हो जाती है। ये सिर्फ 15 मिलीमीटर मोटे होते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये लकड़ी बचाने और कॉस्ट कटिंग के लिए? लकड़ी बचाना एक रीजन हो सकता है, लेकिन मेन वजह स्ट्रक्चरल साइंस। देखिए, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को मत भूलिए। जब एक बोर्ड का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, जैसे D0 बोर्ड 1.5 मीटर लंबा है, तो उसका अपना भी एक भारी वजन होता है। राइट। और अगर वो उस एडजस्टेबल स्टैंड पर रखा है तो शायद वो बीच में से लटक सकता है। एग्जैक्टली। इसे टेक्निकल टर्म में सैगिंग कहते हैं। बड़े एरिया वाली लकड़ी अपने खुद के वजन और ग्रेविटी की वजह से बीच से झुकने के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। ओह, तो उस पूरे बड़े एरिया को एकदम स्टिफ और फ्लैट बनाए रखने के लिए लकड़ी की मोटाई ज्यादा होनी ही चाहिए। इसीलिए बड़े बोर्ड्स को 25 mm थिक रखा जाता है, ताकि उनमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनी रहे। और इसके उल्टा जो छोटा D3 बोर्ड है, उसका स्पैन इतना कम है कि उस पे ग्रेविटी का उतना असर नहीं पड़ता, वो बीच से नहीं लटकेगा। इसीलिए वहाँ 15 मिलीमीटर की मोटाई भी आराम से चल जाती है। बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ मोटाई भी मैथमेटिक्स और स्ट्रेस के अनुपात में तय की गई है। ये सब डिटेल सुनने के बाद ना, जब भी मैं किसी ड्राइंग बोर्ड को देखूंगा, तो मुझे वो बस लकड़ी का टुकड़ा या फर्नीचर नहीं लगेगा। ये तो पूरी एक साइंस का चमत्कार है ना? मतलब ओक या ऑलिव का डेंसिटी के लिए चुनाव, वॉर्पिंग रोकने के लिए स्लॉटेड स्क्रूज वाले बैटन्स, फ्रिक्शन हटाने के लिए एबोनी का एज, 20 डिग्री का एंगल और ग्रेविटी के हिसाब से साइज और मोटाई, ये सब एकदम माइंड ब्लोइंग है। लेकिन पता है, इस पूरी चर्चा में एक चीज है जो अभी भी मिस हो रही है। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। हमने एबनी के उस वर्किंग एज की बात तो की कि वो T² के लिए एक रेलवे ट्रैक जैसा है, लेकिन बिना ट्रेन के उस ट्रैक का क्या फायदा? सही बात। एक ड्राइंग बोर्ड अपने आप में पूरा टूल नहीं है, ये एक जोड़ी का हिस्सा है। एक बहुत ही परफेक्ट एबनी एज भी बिना T² के एकदम यूजलेस है। ये तो बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन की तरह है, या जैसे खाली कैनवास आपके पेंट ब्रश का इंतजार कर रहा हो। उस वर्किंग एज का होना तभी सार्थक है जब उस पर T² चलेगा। बिल्कुल। NB ग्लोबल ज्ञान के PDF के लास्ट स्लाइड में भी क्लियरली इशारा किया गया है कि अगला टूल जो सीखना है वो T² ही है। वो दोनों मिलकर ही वो मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे एक डिजाइनर 90 डिग्री और परफेक्ट पैरेलल लाइंस खींच पाता है।